मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू फिर से मुलाकात कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म आरटी एकेडमी पर। तो वेलकम है आपका आरटी एकेडमी में। और हमारे 12th का आज जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे हम, वो है हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर के एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी चैप्टर्स हमने फिनिश कर लिए। मोस्ट ऑफ देम हमारे इस बार के एग्जाम के लिए जो सिलेबस है वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग पहुंच रहे हैं। 25% बचा होगा आई थिंक बस। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये सब आप सोचेंगे कहाँ बचपने वाली चीज़ें हैं, पोल्यूशन पॉपुलेशन। तो थोड़ा सा ये एडवांस है, कुछ चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। और इस चैप्टर के बहुत से डाउट्स हैं जो मैं क्लियर करता चलूँगा। तो आपसे बस एक उम्मीद है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एबायोटिक फैक्टर। पहले चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म का मतलब है हम आप सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म ही मिल करके एक पॉपुलेशन को बनाता है। हम आप ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन को बनाया जाएगा। हमें बताया जाएगा इस चैप्टर में कि आखिर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन क्या है, क्या डेथ रेट होती है, क्या बर्थ रेट होती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म को, हमारे पॉपुलेशन को। हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एबायोटिक फैक्टर। क्या होता है एबायोटिक फैक्टर, तो मैं आपको बताता हूँ एबायोटिक फैक्टर क्या चीज होती है। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन दो चीजों से अफेक्ट हो, दो चीजों से अफेक्ट होगी कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर पॉपुलेशन। फर्स्ट थिंग इज बायोटिक फैक्टर, बायोटिक, और सेकेंड थिंग एबायोटिक फैक्टर। टू टाइप के फैक्टर्स होंगे, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक का मतलब लिविंग एंड एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। बायोटिक एंड एबायोटिक दो फैक्टर हमारे पास हैं। तो ऑर्गेनिज्म हो, ऑर्गेनिज्म से बना हुआ पॉपुलेशन हो, दो चीजों से इफेक्ट होगा, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। सपोज एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में अगर डियर है तो वो डियर के नंबर इन्फ्लुएंस होगा। वो डियर का नंबर इन्फ्लुएंस हो सकता है, टाइगर ज्यादा खाएंगे तब भी इन्फ्लुएंस होगा, ग्रासेस नहीं रहेंगी तब भी डियर कम पड़ जाएंगे। यानी वो जो डियर है उनको बायोटिक कंपोनेंट भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बायोटिक और नॉन बायोटिक है। और एबायोटिक कैसे, अगर डियर को पानी ना पीने को मिले, डियर को एयर ना मिले तो भी अफेक्टेड है। यानी दोनों तरीके से हमारी पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म को दो लोग अफेक्ट करेंगे, वो बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग है, और इसी बायोटिक में हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म पे लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑर्गेनिज्म का सॉइल के साथ क्या रिलेशन है, ऑर्गेनिज्म का वाटर के साथ क्या रिलेशन है। हमें इन सब के बारे में जानना है कि कैसे ये एबायोटिक कंपोनेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं अपने हम टॉपिक पे आ जाए। तो याद रखिएगा थीम यही है कि यहाँ पर हमें ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के साथ जो आज का वीडियो, खासकर यहाँ पर मैंने अपने चैप्टर, अपने टॉपिक का नाम ही रखा है एबायोटिक फैक्टर। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं एबायोटिक जो ऑर्गेनिज्म पे या पॉपुलेशन पे वर्क करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एबायोटिक टॉपिक पे आ जाते हैं। इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक। सबसे पहले आपने डिफिनेशन मैंने
की इकोलॉजी क्या होती है? तो इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। आप, हम और हमारे सराउंडिंग ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, और जब ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो टर्म है वो इंटरेक्शन है अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक फैक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया लाइट, वाटर, टेम्परेचर, जो मैंने चार्ट बनाया वो इसी पे था इकोलॉजी। इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। 4 लोग मिलकर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। सबसे लोएस्ट पे जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म है। हमारे जैसे कई लोग जुड़ेंगे, पॉपुलेशन बनेगी। एक पॉपुलेशन है हिंदू की, एक पॉपुलेशन है मुस्लिम की, एक पॉपुलेशन है सिख की, एक पॉपुलेशन है ईसाई की। 4 पॉपुलेशन बनी, एक कम्युनिटी तैयार हो गई। पॉपुलेशन के मिलने से कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है, और जब कई कम्युनिटी जुड़ जाती हैं तो एक लार्ज ग्रुप तैयार होता है, और वो ग्रुप हमारा बायोम। हमारा लार्ज ग्रुप है हमारा बायोम। याद रखिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ने बनाया पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन ने कम्युनिटीज को तैयार किया, और कई कम्युनिटीज कलेक्ट हुई तो हमारा बायोम बना। तो बायोम एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है बायोम। जैसे डेजर्ट हो गया, एक बायोम है। सहारा डेजर्ट एक उसका बायोम है। अमेज़न फॉरेस्ट एक बायोम है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अब देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक बेहतरीन सा पेज जो है बताएगा कि ऑर्गेनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म पे किसका इफेक्ट पड़ेगा। चलिए चलते हैं ऑर्गेनिज्म के पास। तो सबसे पहले जानिए फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इकोलॉजी एट ऑर्गेनिक level is the study of adaptation of an organism to environment in term of survival and reproduction। ऑर्गेनिज्म जब सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, देखने कितने बुरे हालातों में जिंदा रहते हैं, सर्वाइव कर रहा है, वो जिंदा रह रहा है बुरे हालातों में अपने बॉडी में कुछ एडेप्टेशन करके, उसके लिए एक टर्म यूज किया फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म जो एडेप्टेशन कर रहा है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, आप उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्लियर? इकोलॉजी क्या है पता है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ पॉइंट्स हैं। द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेस एनुअल वेरिएशन टेंपरेचर एंड सीजन। ये तो ज्योग्राफी का एक पार्ट है कि जब हमारी एक्सिस पे अर्थ मूव करती है, थोड़ा झुकी हुई भी है, टिल्ट है थोड़ी सी, तो हमारे वर्ल्ड में सीजन्स आते हैं डिफरेंट एंड डिफरेंट वेदर्स हो जाते हैं हमारे। सिंपल सी बात है, किसी कारण कहीं पे डिजर्ट है, कहीं पे रेन फॉरेस्ट है ना, टुंड्रा है, ये सारे हमारे बायोम तैयार होते हैं। देखिए डिजर्ट्स में अलग एक अपना क्लाइमेट है, रेन फॉरेस्ट है, या टुंड्रा है, तो अलग अलग चीजें आती हैं। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर तो जानते हैं, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश यानी रेन। तो रेन और एनुअल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारा एक ये फ्लोचार्ट तैयार हुआ है, उसके हिसाब से बायोम कौन कौन से, देखिए इस चीज को। ये देखिए एनुअल प्रेसिपिटेशन यानी साल में 50 जो हमारा 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, 100 सेंटीमीटर, ये एनुअल चल रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो देखिए 15 है, माइनस पे चल रहा है, माइनस 0 5 10 टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इसका। अब यहाँ पर देखिए क्या दिखा, आपको दिखाया जा रहा है बायोम। अगर देखें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितनी बारिश हो रही है, यहाँ से जगह पे आ जाए, 150 सेंटीमीटर के आसपास से लेकर के 400 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। टेम्परेचर कितना पहुंच रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। एंड ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वहां पे रेन जो बारिश हो रही है वो 400 सेंटीमीटर तक हो सकती है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और जरा देखें टेम्परेट फॉरेस्ट को, देखें जरा, ये देखिए टेम्परेट फॉरेस्ट। अगर टेम्परेट फॉरेस्ट देखें तो टेम्परेट फॉरेस्ट की बारिश 100 से 250 सेंटीमीटर बारिश हो रही, कम हो रही है। टेम्परेचर 20 to 25 के बीच में। तो बेसिकली ये टेम्परेट बारिश, एक तरीके से ग्राफ दिखाया जा रहा है कैसे एनुअल प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर बायोम को डिफाइन करते हैं। आप देखेंगे ग्राफ डेजर्ट, देखिए डेजर्ट बारिश का नाम मात्र कोई चीज ही नहीं है, 50 सेंटीमीटर से कम डेजर्ट में बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी ठीक ठाक है। तो ये बता रहा है कैसे डिफाइन कर रहा है हमारा प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर एक बायोम को बना रहा है, यही एबायोटिक फैक्टर्स है।
एबायोटिक फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारे बायोम को? जितने देर में बड़े बड़े सब बायोम हैं, बायो मैंने बताया था एकदम लास्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का। लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट, एग्जांपल है राजस्थान डेजर्ट, रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रॉस्ट, स्नोलाइडन पोलर रीजन है, हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, कंपोस्ट पिट्स। ये ऐसी चीजें बता रहे हैं आपको कि ये एक बहुत हार्श कंडीशन होती है यहाँ पे टेम्परेचर की। लाइफ एग्जिस्ट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट, ऐसी जगह है जहां पर कि कोई रह नहीं सकता, वहां पर भी लाइफ पाई जाती है, वहां पे भी लाइफ पाई जा रही है। ये ऑर्गेनिज्म का एक टॉलरेंस पावर है, वो क्षमता है, वो मॉडिफिकेशन करता है अपनी बॉडी में। The physiochemical यानी abiotic components water, light, temperature, soil, etc. are called biotic। ये abiotic component, biotic component में क्या देखिए, पैथोजेंस है, बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स हैं, प्रेडेटर्स हैं, कंपिटिटर हैं, ये सब क्या है, बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर अब मेन चर्चे पे आ रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या क्या है। The distinct role and position of an organism is environment is called its niche। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कर लीजिए इस पॉइंट को। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, निके। निके का मतलब होता है द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल होना, निके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल होना और उसकी पोजीशन एनवायरनमेंट में क्या है, उसको हम निके बोलेंगे। वही कह रहा है द डिस्टिंक्ट रोल एंड पोजीशन, क्या रोल है उसका, एनवायरनमेंट में क्या पोजीशन है उसकी, इन इट्स एनवायरनमेंट इट्स कॉल्ड निके, ये उसका निके है। तो एनवायरनमेंट में उसका प्लेस, उसकी पोजीशन, उसका क्या रोल है, इस चीज को हम उस ऑर्गेनिज्म का निके कहेंगे। उसका फंक्शनल एक्टिविटीज क्या है, उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे निके। ओके, चलिए अब हम एबायोटिक फैक्टर्स के कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं, एक एक को डेप्थ में समझेंगे और ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन उनके साथ ये भी जानेंगे। सबसे पहले हम जानने जा रहे हैं टेम्परेट रीजन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर का करना, देन हम वाटर के बारे में समझेंगे, देन लाइट एंड देन सॉइल। चार चीजों के बारे में जानेंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सबसे पहले टेम्परेचर से बात करते हैं। तो मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरनमेंट फैक्टर हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली, सीजनली बढ़ेगा घटेगा। तो डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, सिंपल सी बात है यार, इक्वेटर से अगर पोल्स की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर घटता चला जाएगा, क्योंकि पोल्स पे तो बहुत ठंड होती है। इट्स रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल, ओ माय गॉड, इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड्स ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। पोलर रीजन पे माइनस में टेम्परेचर जाएगा, और जो हमारे बहुत ही भयंकर हाई एल्टीट्यूड जाएंगे तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग, थर्मल स्प्रिंग का मतलब गर्म पानी के झरने। तो गर्म पानी के झरने होते क्या है, और एवरेज टेम्परेचर इन द थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा गहराई में जाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलने लगेगा। तो ये कुछ एग्जांपल थे टेम्परेचर से रिलेटेड। ओके, नोट्स भी बनाते चलिए, नोट्स के लिए मैंने इसलिए रखा हुआ है। मैंगो ट्रीज कैन नॉट ग्रो इन द टेम्परेट कंट्रीज, कनाडा, जर्मनी, यानी इसको टेम्परेचर सही से चाहिए, इसलिए ये कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में जो बहुत ठंड है वहां पे ये उगाए नहीं जा सकते हैं। ओके, पॉइंट देखिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं आपको। देयर इज नो स्नो लेपर्ड इन द केरला फॉरेस्ट, केरला फॉरेस्ट में स्नो लेपर्ड नहीं मिला, क्योंकि स्नो लेपर्ड का मतलब होता है बर्फ में पाए जाने वाले तेंदुए होते हैं। तो ये स्नो लेपर्ड आपको केरला फॉरेस्ट में नहीं, केरला का जो ह्यूमिडिटी है बहुत ज्यादा उस फॉरेस्ट की है, दैट इज व्हाई वहां गर्मी भी रहेगी। और हमारा जो ये स्नो लेपर्ड है, ये स्नो लेपर्ड ठंड का बहुत ज्यादा इसको पसंद होती है, इसलिए आपको ठंडे वाले जो बर्फीले हैं पहाड़ वहां मिलेंगे स्नो लेपर्ड। ट्यूना, ट्यूना एक फिश होती है, ये फिश आपको आर रेयर बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स इन द ओशियन, ये आपको ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे नहीं मिलेंगी हमारी ट्यूना मछली, बहुत अच्छी मछली होती है ट्यूना मछली। टेम्परेचर अफेक्ट काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, बेसल मेटाबॉलिज्म एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्यों ऐसा हो रहा है, टेम्परेचर क्यों रोक दे रहा है इसको? बिकॉज़ जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक एंजाइम को अफेक्ट करता है। हमारा ये
जो टेम्परेचर है, ये एंजाइम, हमारी आपकी बॉडी में भी एंजाइम पाए जाते हैं, मैंने कभी डिस्कस किया, प्रोटीन के बने मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम और आप अभी बेहतरीन है, बढ़िया है, क्यों बढ़िया है? क्योंकि एंजाइम अच्छे से वर्क कर रहा है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन यही अभी आपको घंटे भर 2 घंटे धूप में खड़ा रह दिया जाओ, कहा जाए धूप में खड़े असेंबली करिए, आप बेहोश खा जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि आपके एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे। तो जो बहुत ज्यादा गर्म जगह पर रह लेते हैं वहां पर उनका एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, चलिए टेम्परेचर में और आगे बढ़ते हैं। तो 2 टर्म इंपॉर्टेंट है, यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूरीथर्मल का मतलब क्या है? दे कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब याद रखिएगा, जो भी चीज टॉलरेट कर जाएगा उसके लिए हम टर्म लगाएंगे यूरी। जो कोई भी चीज किसी को बर्दाश्त कर लेगा उसके लिए टर्म लगाएंगे यूरी, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, भाग खड़ा होगा वहां से, तो टर्म यूज करेंगे स्टेनो। 2 टर्म्स को यूज करना है, यूरी टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेगा, स्टेनो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 2 चीजें हैं। तो यूरीथर्मल क्या है? दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर जाते हैं। स्टेनोथर्मल दे कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज भाग करेंगे। अब देखिएगा लिजर्ड को देखिए, लिजर्ड आपको बहुत ठंड आने वाली है, उसको दिखाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो स्टेनोथर्मल है, टेम्परेचर बहुत कम हुआ, भाग खड़ी होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। चलिए अगले फैक्टर पे आते हैं। अगला फैक्टर हमारा है वाटर। वाटर से बात करते हैं, वाटर क्या चीज है? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा वाटर। डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू लिमिटेड वाटर। डेजर्ट्स में जो भी जाए, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो अपनी बॉडी में एक एडेप्टेशन रखते हैं। कैमल के बारे में सुना होगा, कैमल भी वाटर स्टोर कर लेता है। हमारे जो कैक्टस प्लांट है, अपोन्सिया है, ये भी वाटर स्टोर कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन वाटर। सिंपल सी बात है कि कहीं पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है वहां मौजूद पानी पे। रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ मिलेंगे आपको, डेजर्ट्स में बहुत कम, खत्म डेजर्ट्स। क्यों? क्योंकि वाटर प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा सोर्स है, वाटर एंड टेम्परेचर। कुछ वाटर पे देखिए, यूरी हैलाइन, स्टेनो हैलाइन। अब यूरी का मतलब आपने समझ जाना है, बर्दाश्त करना, स्टेनो मतलब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। यूरी हैलाइन, हैलाइन लिया था सैलिनिटी से, यानी जब वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, जब बहुत ज्यादा खारे पानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमारे समुद्र में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फिश हो या अदर ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो खारे पानी को बर्दाश्त कर लेते हैं तो वो है हमारे यूरी हैलाइन। जैसे आप देख रहे हैं, ये कॉमन मोली फिश है और कैर्नियस मीनास केकड़ा क्रैब ये है। आप देखेंगे ये दोनों यूरी हैलाइन है, बिकॉज ये पानी में मौजूद सॉल्ट को कोई दिक्कत नहीं है, रह लेंगे। क्योंकि अगर पानी में सॉल्ट मौजूद ज्यादा है, सिंपल सी बात है, वो कंसंट्रेटेड होगा इन कंपैरिजन टू देयर साइटोप्लाज्म। ये मारे जा सकते हैं, लेकिन इनकी बॉडी का एडेप्टेशन है, और एडेप्टेशन कारण ये सैलिनिटी को बर्दाश्त कर लेते हैं। दूसरा है स्टेनो हैलाइन। स्टेनो मतलब ये एक रेंज तक बर्दाश्त कर पाएंगे, उसके बाद ये सैलिनिटी नहीं झेल पाएंगे कि भैया हमको बाहर निकालो तो मर जाएंगे। तो इसमें हमारे हैं गोल्ड फिश एंड हेडॉग, इसीलिए आपको कभी भी ओशियन में नहीं मिलेंगे। ये आप एक्वेरियम में रखते हैं, रिवर में फिश मिल जाएंगे, ओशियन में नहीं मिलेंगे। क्योंकि ओशियन में जाते ही क्या हो जाएगा इनके साथ? एक्सोऑस्मोसिस, वाटर रिमूव हो जाएगा, मारी जाएगी। लाइट पे आ जाइए। लाइट पे आ रहा है तो प्लांट्स नीड्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एक कॉमन सी चीज, लाइट का भी अपना रोल है भाई। लाइट नहीं हो धरती पे तो भैया फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है यानी फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा। और धरती पे जब कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज ही नहीं होगी, जब कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज ही नहीं है, तो कोई भी इंसान या कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए लाइट का बहुत बड़ा रोल है। Small forest plants, herbs and shrubs, they are adapted to photosynthesize optimally. सब photosynthesis से भैया सब लेते हैं। अब इसमें खास पॉइंट जो लर्न करने वाला है वो है फोटोपीरियोडिज्म क्या होता है। इस पे क्वेश्चन बनेगा, तो फोटोपीरियोडिज्म को मार्क कर लें। क्वेश्चन बनता है व्हाट इज फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म क्या होगा? फोटोपीरियोडिज्म देखिए, फोटो से आप देखेंगे सनलाइट निकल रहा है। हाँ भाई, सनलाइट समझ में आ रहा है। फोटो मतलब लाइट, सनलाइट है, कोई भी लाइट हो, लाइट है हमारी।
एंड पीरियोडिज्म का मतलब देखा जाए तो एक टाइम ड्यूरेशन यानी अवधि, टाइम ड्यूरेशन। तो सनलाइट का भी एक प्लांट के लाइफ साइकिल पर, सनलाइट का प्लांट के लाइफ साइकिल पर असर पड़ता है। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे फ्लावर होते हैं जो रात को क्लोज हो जाते हैं नाइट में, एंड मॉर्निंग में जब सनलाइट पड़ती है तो फिर से वो ओपन हो जाते हैं। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा कॉमन एग्जांपल लोटस। लोटस जब मॉर्निंग होगी, कुछ धूप उसमें लगेगी तब वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही रात होगी, इवनिंग हो जाएगी, लोटस की जो कलियां हैं बंद हो जाएंगी। यानी लाइट का कुछ ना कुछ तो उस पर रोल है, बिल्कुल है। तो वही चीज बताने जा रहे हैं कि मैनी प्लांट डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर फोटोपीरियोडिज्म। ओके, फ्लावरिंग के लिए सनलाइट जरूरी होती है। Many animals use the diurnal and seasonal variation in light intensity and photoperiod for timing their foraging, reproductivity and migratory activities। एक तो प्लांट के लिए जरूरी हो गया कि प्लांट के फ्लावरिंग के लिए, जैसे कि मैंने लोटस का एग्जांपल दिया कि प्लांट की फ्लावरिंग के लिए जरूरी है हमारी लाइट। दूसरा, एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। यहाँ पर एक टर्म है आपके लिए है, मैनी एनिमल यूज द डायurnal। डायurnal का मतलब होता है डे एंड नाइट दोनों में जिंदा रह सके, यानी लाइट है तब भी दिख रहा है और नहीं है तब भी थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा। एक होते हैं नॉक्टर्नल, तो जू में होते हैं नॉक्टर्नल, एक केव होती है, उसमें वो एनिमल्स रखे जाते हैं जो केवल नाइट में ही देख सकते हैं, जैसे उल्लू, आप नहीं, उल्लू, एंड हमारे स्याह एक होता है हमारे जैसे पार्कुपाइन, ये सब हमारे क्या होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं। तो देखा जाए तो उनकी भी लाइफ पे लाइट अफेक्ट करती है, और हम पे तो करती है। अभी जैसे ही रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, आपको लगेगा हाँ भाई डिनर लिया जाए, डिनर करके सोया जाए। हमारी बॉडी पे भी एक इफेक्ट है, जैसे मॉर्निंग होती है, हाँ भाई सुबह हो गया, सारे कार्यक्रम चालू करने हैं, आपने डेली जो भी आपका रूटीन आप चालू करते हो, रात ढलते ही आप समझ जाते हो दिन खत्म होने वाला है, अब कल खाना खाना है, अब सोना है ना, बहुत से लोग सोएंगे नहीं, मोबाइल चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन करता है हमारी लाइट हमारी लाइफ पे असर करती है, वही यहाँ बताया जा रहा। तो फोटो पीरियोडिज्म यानी सनलाइट का वो ड्यूरेशन जो प्लांट की फ्लावरिंग पे इफेक्ट करता है, उसे हम फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट फैक्टर है हमारी सॉइल। देखिए सॉइल क्या है, मिट्टी बहुत ही बड़ी चीज है, मिट्टी ना होती तो कुछ नहीं, अपने देश की मिट्टी है भाई, इस पे गाना बना था, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले, बिल्कुल सही बात करें, हमारी देश की मिट्टी से चाहे आप जो भी ले, सोना मत लीजिएगा, सोना नहीं उगलती, लेकिन खानों से सोना मिलता है। यहाँ पर सॉइल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए क्योंकि सॉइल नहीं होता तो प्लांट कहाँ होते बेचारे, यानी हालांकि धरती पे जब लाइफ आई तब सॉइल नाम की कोई चीज नहीं थी, तब सिर्फ क्वेश्चन, ये आपने पढ़ा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो जब धरती पे सॉइल आई तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को पानी से बाहर निकलने का मौका मिला, और शायद इसीलिए एक्वेटिक एनिमल से एम्फीबियंस का फॉर्मेशन हुआ होगा, क्योंकि लैंड बन गई। लैंड बनी कैसे, तो लैंड माउंटेन के टूटने से एक प्रोसेस होता है पेडोजेनेसिस, उस पेडोजेनेसिस के थ्रू सॉइल बनी, और ये सॉइल हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रही, क्योंकि सॉइल पे धीरे धीरे पेड़ उगना चालू हुए, फिर पेड़ उगना चालू हुए, उस पे ऑर्गेनिज्म पाए गए, और धीरे धीरे करके वेजिटेशन बनने लगी, अर्थ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़िया होने लगा, और आगे जाकर के ऑर्गेनिज्म फलने फूलने लगे। तो सॉइल का यही रोल है। सॉइल में हमारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इज डिफरेंट ड्यू टू द क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, मेथड ऑफ सॉइल डेवलपमेंट। कह रहे सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो बदलेगी क्लाइमेट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, सेडिमेंटेशन, कैसे बनी है मिट्टी, आप देखेंगे तो भाई डेजर्ट की देखिए मिट्टी कैसी है, सैंड वाली है, ट्रॉपिकल रीजन में मिट्टी दूसरी है ना। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और क्लाइमेट कैसा रहा है वहां का, इस पर डिपेंड करता है। सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द
परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब कह रहा है कि एक मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, आप जब कभी गमलों में पानी डालते होंगे तो कुछ देर बाद क्या, मेरे ख्याल से आधे घंटे बाद आपको उस गमले यानी जो आपका पॉट है उस पॉट के नीचे पानी दिखाई पड़ेगा, 2-3 ड्रॉप्स दिखाई पड़ेंगे आपको। यानी उस वाटर में होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, पानी को होल्ड करना। वही टर्म यूज कर रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है सॉइल के टेक्सचर पे, सॉइल के पार्टिकल्स पे। यही पानी अगर आप बालू में डालें तो जल्दी निकल जाएंगे, आप जानते हैं अच्छे से। यही पानी को क्लेई सॉइल में डालेंगे और जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि क्लेई जो सॉइल होती है चिकनी मिट्टी होती है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? वाटर को होल्ड करने की पावर। तो कह रहा है इट डिपेंड्स अपॉन मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन, इस पे डिपेंड करती है। These characteristics and parameters like pH, mineral composition and topography determine the vegetation. Soil की क्वालिटी को, soil की water holding capacity को, soil composition, grain size and aggregation देखना है। vegetation को या animals के एरिया को दिखाने के लिए mineral composition and topography determine करती है। And the last point, in aquatic environment, the sediment characteristic determine the type of benthic animals. Benthic animals ये होते हैं जो पानी के अंदर मौजूद मिट्टी में रहते हैं, उसे बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर बेंथिक पॉइंट याद करना जरूरी है आपको, बस बेंथिक पॉइंट। तो जो वाटर के बॉटम पे उस जगह की सॉइल पे रह रहे हैं उन्हें हम बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या करें इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, ये जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट दिख रहा है समुद्र के अंदर, रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर एक एक्वेटिक एनवायरनमेंट है। द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक, सेडिमेंट कैसे मिट्टी के टुकड़े हैं, पथरीला है, चिकनी मिट्टी है, सैंड है। कह रहा है कि ये जो टेक्सचर है ये डिफाइन करेगा कि वहां मौजूद बेंथिक एनिमल्स कैसे हैं। बेंथिक, इसीलिए हर पानी में स्टारफिश नहीं मिलने वाली है, क्योंकि स्टारफिश एक बेंथिक ऑर्गेनिज्म है। ये वाटर के मतलब कोई भी वाटर बॉडी के बॉटम पे रहती है, उस बॉटम पे चलेगी, बॉटम पे रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये एक सॉइल का था। देखिए मैं जल्दी से बार रिव्यू देता हूँ आपको। जब हमने स्टार्टिंग किया तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है, एक इकोसिस्टम बनने का लेवल क्या है। तो वहाँ सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आया, देन पॉपुलेशन आई, देन कम्युनिटी आया एंड देन बायोम आया। हमने वो जानने के बाद जानने की कोशिश करी कि आखिर इकोलॉजी क्या चीज़ होती है। तो हमें पता चला कि इकोलॉजी इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। जो इंटरेक्शन था वो हमारा इकोलॉजी था। फिर आया सवाल कि सर इकोलॉजी को अफेक्ट कौन करता है। तो इकोलॉजी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो दो लोगों से मिलकर बनते हैं, या तो बायोटिक होंगे या तो एबायोटिक होंगे। हमने सबसे पहले एबायोटिक को उठाया और एबायोटिक में बात की कि हम बात करेंगे एबायोटिक में टेम्परेचर से, वाटर से, लाइट से एंड सॉइल से। 4 कंपोनेंट उठाए हमने एबायोटिक में, और उस एबायोटिक में हमने सबसे पहले निपटाया टेम्परेचर को। धीरे धीरे करके हमने कुछ टर्म जाने, जैसे यूरी हैलाइन, स्टेनो हैलाइन, यूरी थर्मल, स्टेनोथर्मल, है ना, कि जो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर जाएंगे वो यूरी थर्मल है, जो एक रेंज तक बर्दाश्त करेंगे, भाग खड़े होंगे। मैंने लिजर्ड का एग्जांपल दिया आपको। अब ऐसे इस मौसम में आपको फ्रॉग नहीं मिलेगा, टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा इतना ठंडा, तो बिकॉज यूरी थर्मल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं आपके कौन, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, यानी वो होते हैं वार्म ब्लडेड। आप हम वार्म ब्लडेड हैं, आप और हम यूरी थर्मल हैं, हम लोग बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेट करेंगे, ठंड बड़े बड़े हम कपड़े पहनेंगे। लेकिन लिजर्ड ये सब नहीं कर पाएंगे, लिजर्ड छुप जाएंगे, क्योंकि वो स्टेनोथर्मल एक टेम्परेचर बर्दाश्त किया थोड़े समय तक, उसके बाद भाई हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बाहर होगा बर्दाश्त। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में पहुंचे अपने सॉइल के पास। तो सॉइल ने हमारे कई चीजें सिखाई हमको, क्या होता है टोपोग्राफी, क्या है बेंथिक एनिमल्स, सॉइल से हम रूबरू हुए। एंड अब हम बाय बाय करने के टाइम पे आ गए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कहता रहा हूँ कि आरटी अकेडमी हमारी एक ऐसी अकेडमी है जहाँ पर ईयर लॉन्ग सिलेबस होगा, लेक्चर की सीरीज है, और मैं तो आपका बायोलॉजी टीचर हूँ ही, आपके साथ हमेशा लगा रहूँगा। तो आपको हमारे चैनल को, हमारे आरटी अकेडमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखना है, और ऐसे ही न्यू
वीडियोस, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। सिलेबस फिनिश होने के बाद आपको कुछ पेपर सॉल्व करवाऊंगा आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो उसको भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।